ना अभी सोने नहीं जा रहे थे, गुड इवनिंग चल जाएगा। चलिए पीडीएफ निकाल लिए? नहीं हो रहा बैक, यहाँ से आती कट जा रहा है। कहाँ से? ये कट जाएगा स्क्रीन पर से। कैसे बैक? मेरा तो हो रहा है, बीच में से बीच वाला मिनिमाइज कर दीजिए। ओ चलिए कोई बात नहीं, सुनिए ध्यान से सुनिए, जो इसमें जो भी है सब क्वेश्चन में है ना। देखिए जब हम लोग पॉलिटी को पढ़ते हैं तो पॉलिटी को कहाँ से पढ़ते हैं? तो जहाँ से भारत में संवैधानिक विकास होता है ना। हम लोग ये तो सभी लोग जानते हैं कि संविधान बना 26 जनवरी 1949 को बना, सॉरी 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया था। ये तो बना ना कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी, है ना। तो कहीं ना कहीं से इसका जो शुरुआत हुआ है, तो शुरुआत हुआ कहाँ से? और क्या ऐसा नहीं, ऐसा है क्या कि जब संविधान बना हुआ नहीं था उससे पहले अपना देश में कानून नहीं चलता था? चलता था, लेकिन बिल्कुल चलता था। लेकिन उस समय जो कानून चलता था हमारे देश में, वह जो पूरा आपने मनुस्मृति सुना है ना? मनुस्मृति मनु ने लिखा है, तुम सुन लीजिए। मनु एक मनुस्मृति लिख करके गए हुए थे, तो उस मनुस्मृति में जो भी बातें लिखी हुई थी उसी के हिसाब से चलता था अपना कानून, समझे? एक मिनट, कॉल आ रहा है, बात कर लेते हैं। हेलो 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 हाँ, तो उस मनुस्मृति में जो भी बातें लिखी हुई थी उसी के अकॉर्डिंग अपना कानून चलता था। लेकिन अब अंग्रेज आया तो अंग्रेज के बाद से वो कानून व्यवस्थाएं जो है बदल गया। फिर भी अपना हिंदू धर्म भी उसी कानून से मनुस्मृति से ही चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ में अंग्रेजों का भी अपना एक अलग कानून था, उसी से हमारे देश को चलाया जा रहा था। अंग्रेज अपने हिसाब से चला रहा था। तो हम उस मनु वाले पे बाद में बात करेंगे, है ना। उसमें बहुत सारी बुराइयां भी थी। फिलहाल हम लोग संविधान के बारे में बात करते हैं कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे महारानी एलिजाबेथ की तरफ से उसे व्यापार करने का अधिकार, पूरब में व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के अपने भारत में व्यापार कर रही थी ना। तो वो जब आकर के व्यापार कर रहा था तो यहाँ पे उसके कंपनी में बहुत सारी बुराइयां आ गई। बुराइयां किस तरह की आ गई? तो उसका जो कर्मचारी होता था वो खुद से भी अपना पर्सनल व्यापार करने लगता था और इससे कंपनी को बहुत कम फायदा होता था। उसके अलावा घूसखोरी बढ़ गया था उसके काल में। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए बहुत सारे कानूने बनाई गई है ना। तो वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है संविधान की, जहां से रेगुलेटिंग एक्ट बनना स्टार्ट होता है। तो जो ब्रिटिशों ने दो तरह से कानून बनाया है। एक कानून वह दो भागों में उसका कानून को पढ़ेंगे। एक ईस्ट इंडिया के कंपनी का जब तक शासन था तब तक, और दूसरा तरफ जब ईस्ट इंडिया के हाथों से जो अधिकार है वह छीन लिया जाता है और सीधे अधिकार जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। जो अब कहा जाता है कि नहीं, 1857 की क्रांति होता है ना, उसके तो उसके बाद से जो ब्रिटिश यहाँ पर भारत में जो शासन करने का अधिकार है वो ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर में ले लेती है। कहती है कि नहीं, महारानी एलिजाबेथ जो है खुद से अब शासन करेगी, यहाँ पे कंपनी के हाथों से छीन लिया जाता है, उसका अधिकार केवल व्यापार करने लायक छोड़ देती है ना। तो हम दो तरह से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दो खंडों में भारत के संवैधानिक विकास को बांटे।
एक तरफ जब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था जो कानून, और उसके बाद फिर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो गया वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो भी कानून बना होगा रेगुलेट करने के लिए, उसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानेंगे। फिर जब ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर में लेगी तो वहां से हम अधिनियम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी के शासन हेतु उन्होंने कौन कौन सा नियम लगाया है। तो सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके बारे में हमें जानना है कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहला प्रावधान तो यही किया गया है कि जो बंगाल में जो गवर्नर हुआ करता था उसे अब नाम दे दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, और बंगाल का गवर्नर जनरल, हाँ, और उसकी मदद करने के लिए और भी 4 सदस्यों को नियुक्त कर दिया गया, गठन कर दिया गया कि ये जो काम करेंगे उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, और क्या कर दिया गया देखिए, और सबका जो कार्यकाल है 5 वर्ष रख दिया गया, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा इसको अभी वर्तमान से इसको रिलेट कीजिए तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे अपने हम राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री को बना देते हैं तो उसके सदस्य के लिए मंत्रिमंडल का गठन नहीं करते हैं। अलग अलग मंत्री होता है, सबका अपना अपना काम होता है, और सभी सरकार को चलाने में मदद करता है, सबका 5 वर्ष काम होता है। तो ये जो संविधान में कुछ ना, ये शुरू से ही सीख करके कुछ ना कुछ अभी के संविधान में लाया गया है। तो इस सब की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हो जाता है, वो हमें देखना है। तो क्या क्या पॉइंट देखे, 17 हाँ, बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया, और 4 कार्यकारी सदस्य का गठन किया गया, और सबका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। और क्या है, तो इसके अनुसार जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है ना, वह कौन है? हाँ, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बना दिया गया। और कौन कौन है, तो इसके अलावा अब हमने क्या देखा था कि 4 अन्य सदस्य भी होते थे। तो एक फ्रांसिस है, उसके बाद क्लेवरिंग है, मानसन और बारवेल है। इन सभी को नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार भी दे दिया गया, है ना। ये फोर्ट विलियम कोलकाता में ही है ना, एक किला होता था। तो उसमें जो भी सैनिक और असैनिक है उस सबको पर कंट्रोल रख सकता है कौन? वारेन हेस्टिंग्स। उसे यह अधिकार मिल गया था, है ना। चाहे विदेशी नीति से जो भी काम लेना है वो भी यही करेगा। इसके अलावा और क्या कर दिया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी को, ठीक है, बंगाल के अधीन में ला दिया गया है। तो ये देख लिए, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था। अब और हम लोग देखेंगे, अब आएगा अभी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। बताइए कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1774 बताना है, और कौन से अधिनियम के तहत या रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो अब क्या बताना है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हाँ, चलिए, और इसमें क्या रखना है, याद रखना है। और देखेंगे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, हमने क्या कहा था आपको पहले ही कि कंपनी के जो भी निजी कर्मचारी हुआ करते थे वो खुद से अलग व्यवसाय करना स्टार्ट कर दिए थे। कंपनी में काम तो करते ही थे, अलग से भी काम करते, बिजनेस करते थे। हाँ, तब तो कंपनी को इससे लॉस हो रहा था। तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये उपहार लेने से प्रतिबंधित क्यों किया गया था? तो ये दरअसल उपहार नहीं था, उपहार के रूप में लोग घूस ले लिया करते थे,
है ना। इसलिए कहा है कि नहीं, आप भारतीयों से कोई भी उपहार नहीं लेंगे। चलिए, अब 1773 देख लिए। अब इसके बाद ठीक इसी के अगले कुछ दिनों के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है वह भी हमें देखना होगा। तो इस 1784 द्वारा हम देखते हैं कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। यानी कि पहले 1773 तक हम क्या देख रहे थे कि ये कंपनी ही है और उसी का जो भी मेंबर आ रहा है, गवर्नर जनरल आ रहा है, वह प्रशासनिक के काम को भी देख रहा है, राजनीतिक भी देख रहा है और व्यापारिक कामों को भी देख लिया। तो अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। यानी कि राजनीतिक अब अलग व्यक्ति करेगा राजनीतिक वाला काम, व्यापार करने वाला काम अलग व्यक्ति करेगा। हाँ, इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति भी तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण, देखिए क्या कर रहा है कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए क्या किया गया, एक नियंत्रण बोर्ड की गठन भी किया गया है। और इसी के द्वारा क्या होता है कि 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद को निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया। यानी कि 1786 में जो अधिनियम बना उसमें अब कोई विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल जो है वह किसी भी निर्णय को खारिज कर सकता है या उसे लागू करवा सकता है। यानी कि पावरफुल बना दिया था 1786 का अधिनियम। और हाँ, और भी क्या किया गया इसी अधिनियम में, 1786 के अधिनियम ने ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी दे दिया। ठीक है, प्रधान सेनापति की शक्ति कौन सा अधिनियम दे रहा है, 1786 का। अब और हम देख रहे हैं ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। ये कौन कौन अधिकार कि किसी भी विशेष परिस्थिति में जो गवर्नर जनरल है वह या तो अपने निर्णय को खारिज कर सकता है या उसे लागू करवा सकता है। और जो गवर्नर जनरल का जो प्रधान सेनापति की शक्ति है वह मिल गया। तो ये दोनों चीज किसको मिला है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, है ना। ये उस समय कब की बात घटना हो रही है, सब ये 1700 हम लोग ने देखा 1786 की घटना है ना। इससे कुछ दिन पहले ही घटा हुआ था फ्रांस की क्रांति, जिसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वहां सेना में था, बहुत अच्छा भूमिका निभाया था, पावरफुल व्यक्ति था, इसलिए कंपनी भी इसका बात मानते जा रही थी, है ना। तो इसको पावरफुल बना दिया। आगे देखते हैं 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब लगातार ये जो 20 वर्ष आया ना कंपनी का अधिकार, यहाँ से अब कई बार कंपनी का जो अधिकार है वह 20 वर्षों के लिए बढ़ेगा। तो 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत सबसे पहली बार कंपनी के अधिकार को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई, 20 वर्षों के लिए। हाँ, फिर आप 1793 के बाद 20 ऐड कर दीजिए तो कौन सा आएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। बड़ा है ना, बहुत अच्छा सा यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनता है। सबसे पहले VVI क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि बताओ किस अधिनियम के तहत जो व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का छीन लिया गया था। तो वहां पर हम याद रखते हैं कि यही 1813 का चार्टर एक्ट होता है ना। लेकिन चाय और चीनी पर बाद में छीनता है 1833 में। चलिए, तो यहाँ 1813 से अभी हमें पहले तो याद रखना है कि जैसे कि भारत में वो कंपनी शासन कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है और शासन भी कर रहा है। तो यहाँ पे भारतीयों को चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना होगा और क्या करना होगा, तो उसे काम लेना है यहीं के व्यक्तियों द्वारा, है ना, कुछ न काम। तो उसे कुछ ना कुछ सिखाना होगा, तो सिखाना है तो उसे पढ़वाना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया कि भारत में शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्चा करेगा। ठीक है, यह बात किस में आया, 1813 के चार्टर एक्ट में, कि प्रत्येक भारतीयों के लिए हमें 1 लाख रुपया खर्च करना होगा, है ना।
लेकिन अभी केवल उपबंध आया है। आगे के अधिनियम में हम देखेंगे कि इसको पूरा करेगा, है ना। अभी पूरा क्या करेगा, भारतीय के पैसा लेकर के फिर भारतीय में खर्चा करेगा, लूटने लगेगा। कंपनी के भैया में आधा क्या 1813 1813 कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 में। लेकिन याद रखना है चाय और चीनी को, चाय और चीनी छोड़कर, है ना। चाय पर अभी भी एकाधिकार बना हुआ है और चीन में भी व्यापार करने का एकाधिकार अभी भी बना हुआ है। एकाधिकार का मतलब समझते हैं? हाँ, जब शुरू में एकाधिकार लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, इसका मतलब था कि जो भी पश्चिम कंट्री था, है ना, वेस्टर्न कंट्री, वह भारत में कोई सभी कंपनियां एक साथ नहीं आता, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां इस क्षेत्र में आया था तो केवल वही व्यापार करता। लेकिन अब 1813 के बाद क्या हुआ कि केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि इसके अलावा और भी कंपनी आकर अपने यहाँ व्यापार कर सकता था। हाँ, तो कंपनी के भारतीय व्यापार के अधिकार को 1813 के तहत क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, चाय और चीनी को छोड़कर। यद्यपि चीनी के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका अधिकार अभी भी बना हुआ है। और हम क्या देखेंगे, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। एकदम भेविया यहाँ पर भी बन गया क्वेश्चन। पूछा जा सकता है कि बताओ बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया, तो यह हमें बताना है 1833 में, है ना। जबकि 1773 में हम देख चुके हैं कि केवल गवर्नर जो था बंगाल का गवर्नर, उसे बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया था, है ना। अब इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि इस 1833 के चार्टर एक्ट की जो धारा 87 थी, उसके अकॉर्डिंग क्या बात हो रहा है कि भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता, है ना। यानी कि कोई भी फलाने धर्म के है, फलाने जन्म स्थान है, ये वंश है, वो वर्ण है ना, इसके लिए आपको योग्य नहीं समझा जा सकता था, आप कंपनी के अंदर काम कर सकते थे। ठीक है, ये सब दिखावा था, उस समय बहुत ज्यादा चल रहा था ये सब, है ना। देश के शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया था। इसके अलावा इसी में देखेंगे, आपने लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम सुना होगा, है ना। हाँ, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो किस एक्ट के तहत, 1833। गुड, 1833 के एक्ट अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। और कंपनी का केवल तो अब दो ही पर अधिकार था, चाय और चीनी पर, तो कंपनी के अब 1833 के अधिनियम के तहत पूरे व्यापारिक कार्य को समाप्त ही कर दिया गया और केवल अब वह भविष्य में राजनीतिक ही काम कर सकता था, इसके अलावा अन्य कोई भी काम नहीं करना है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जो चौथा सदस्य सम्मिलित किया गया, और इसके तहत सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया। यानी कि विधि कानून जो है, विधि कानून मैकाले को घोषित किया गया है। और इसी के रहते हुए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की भी शुरुआत होती है, ये भी ध्यान में रखना है मैकाले के। और अगर हाँ, विधि आयोग उसमें मैकाले था, कानूनी विधि मतलब क्या, कानूनी सदस्य, कानून पे राय देने वाला। और आज भी है ना अपने यहाँ कोई, जैसे कि अटॉर्नी जनरल आपने सुना होगा, सुना है ना, तो सब क्या करते हैं, सर गवर्नमेंट को एक कानूनी के बारे में तो बताता है ना। तो उसी तरह से लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल है, लेकिन उसे कोई भी कानून पे राय देने के लिए कौन आ गया है, मैकाले। और इसी के रहते हुए भारत में क्या होगा, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत होगी, ध्यान रखिएगा। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है,
इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। यानी कि अब किसी भी कोई भी जो कहीं पे भी किसी भी पद पे अगर नियुक्ति कीजिएगा तो कोई भी भेदभाव नहीं करना है कि फलाने जाति से है, फलाना धर्म से है, इन सब पे भेदभाव नहीं करना था। तो हमने इसे भी देख लिया 1833 के एक्ट को। इसमें क्या देखे कि विलियम बेंटिंग का को प्रथम गवर्नर बना दिया गया ना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके अलावा चाय और चीनी कंपनी का पूरा व्यापार यहाँ से खत्म हो रहा है। चाय चीनी जो था सबको खत्म कर दिया गया। इसके अलावा लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में बना दिया गया और पूरे भारत में अब कानून बनाने का अधिकार विलियम बेंटिंग को मिल चुका है। और इतना ही नहीं, इसी एक्ट में बताया गया था कि अब कोई भी पद पर अगर हमें नियुक्ति करनी है तो उसमें भेदभाव नहीं चलेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। हमने क्या देखा था, 20-20 वर्ष के लिए बढ़ाते जा रहा है, तो 33 में फिर बढ़ा दिया गया था 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार को, है ना, कि आगे 20 वर्ष तक अभी आप और भी व्यापार करेंगे। तो 1853 के चार्टर एक्ट को देखेंगे तो इसके तहत क्या हो गया, तो इसके तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, है ना। देखिए, विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, जैसे कि अपने यहाँ भारत में देखते हैं कानून बनाने के लिए अलग है ना, उसके बाद कानून को लागू करवाने के लिए अलग है व्यवस्था, है ना, और उसका निरीक्षण करने के लिए कौन है, उसका निरीक्षण देख रेख करने के लिए अपने यहाँ कोर्ट है, कचहरी है, न्यायालय है ना जी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह की बात है कि नहीं, जो व्यक्ति कानून बनाएगा वही लागू भी नहीं करवाएगा, बल्कि उसके लागू करवाने के लिए अलग व्यक्ति होना चाहिए। तो दोनों, कानून बनाने वाला व्यक्ति अलग है और लागू करवाने वाला व्यक्ति अलग है। उसके अलावा विधि निर्माण हेतु जो भारतीय विधान परिषद की भी स्थापना की गई थी 1853 के तहत। और सबसे जो अहम बात है, आपने यूपीएससी का नाम सुना है ना, सिविल सर्विसेज, तो सबसे पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती में चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ यहीं से 1853 से किया गया, है ना। हाँ, जो यूपीएससी जो कहते हैं या सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो खुली प्रतियोगिता के साथ जो है 1853 से होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से हमने इतना बातें ध्यान में दिया। अब आप क्वेश्चन निकाल लीजिए, ठीक है, आपने जो क्वेश्चन देखा है उसे निकाल लीजिए। निकाल लिए। सबसे पहले क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1773 के तहत, और कब, 1774 में। और सबसे यहाँ पर मेन चीज हमें और भी क्या याद रखना है कि इसके जो पहले, है ना, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वह सर एलिजा इम्पे थे। इसके प्रथम न्यायाधीश कौन थे, हाँ, तो इस पे अभी और भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसके बारे में तो हम ये देख लेना है। इसका ए नंबर जिनका भी रहा होगा सही होगा। चलिए अभी और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें तो आंसर सामने दिख रहा था, सब आदमी का सही ना होगा। हाँ भैया सही है, हाँ ये हम जानते हैं, सब आदमी का सही होगा। आप ना सही कीजिए। हाँ बस हम निकाल, नहीं बनाया नहीं था, ग्रुप पे उसका चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बनाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
के स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में हाँ कौन सा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है क्या, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल की गई थी। और दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो बिल्कुल गलत है। कौन थे इसके? सर एलिजा एम्पे ना, ये बिल्कुल गलत है, एलिजा एम्पे है ना। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब नेक्स्ट हमें मिलाना है, ठीक है, नियंत्रण। हाँ कोई बात नहीं है। बी नंबर तो आपका सही है ना होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के तहत हुआ था। हाँ और अब देखिए ये जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है यह पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। नियंत्रण परिषद की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। अब बात आया इंग्लिश मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे, क्या है? तो हमने कहा मैकाले के काल में इंग्लिश पे जोर दिया गया था, बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने का। इसके अलावा और भी जैसे कि ईसाई धर्म, इंग्लिश मिशनरी के कहने का मतलब है कि वहाँ के जो ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे उनको भारत में आने का अनुमति मिल गया था 1813 में, ठीक है। कब मिल गया? 1813 में, ठीक है। वो आकर के भारत में अलग अलग जगह पे अपने ईसाई धर्म का प्रचार किया और बहुत सारे भारतीयों को ईसाई धर्म भी मनवा दी। खास करके गोवा क्षेत्र में प्रभाव पड़ा इसका। गोवा क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारा ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारत में और भी जगह गोवा हाँ। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो अभी देखें ना मैकाले की नियुक्ति किस में 1833 में ना हुआ है विधि सदस्य। तो अब आप देखिए ए का ना ए 2 नंबर में गया, बी 1 नंबर में, सी तो 3 में रह गया, डी 4 में गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ दिख रहा है बी नंबर में, बी। ए के 2, बी के 1, सी के 3 और डी के 4। चलिए अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए पहले 1813 का चार्टर एक्ट, उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राचीन आंग्ल विधि विवाद। देखिए इसमें तीनों से होगा। 1813 से ना हमने देखा था कि सबसे पहले 1 लाख रुपया देने का प्रावधान ना, शिक्षा पे खर्चा करना है, तो शिक्षा पर खर्चा करा तो हमर से शिक्षा पर थोड़ी ना खर्चा करेगा, ओकरा जो फायदा होगा उसी पे ना होगा। तो अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ चुकी थी वो 1813 की नींव से ही हो गया। उसके बाद इसके हमने आपको क्या कहा था कि उस समय प्रावधान लाया गया था लेकिन खर्चा नहीं किया था। खर्चा कब किया है? जब जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की स्थापना हुई 1823 में, तब जाकर के खर्चा करने लगा है। इसमें से सभी है, ये तीनों सही है, ठीक है। डी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। हाँ हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? आप लोग खुद बताइए। 18 गजब आदमी, चाय और चीनी को छोड़ ना रहा है। 13 ना होगा? 13 होगा, 1813। चलिए हाँ अब 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में विचार करना है ना, यानी कि क्या क्या सही है। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, चाय का व्यापार था चीन के व्यापार के साथ को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल पहला लाइन बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन नंबर 2 नंबर देखते हैं कि इस कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों व ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था, है ना। तो यह भी सही है।
भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। ये बिल्कुल गलत है ना। ये इसमें केवल एक और दो ऑप्शन, एक और दो ही पूरे हाँ, ऑप्शन ए, एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? बताइए। तो ये है चार्टर एक्ट 1833। इसी में ना हम देख रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं हो रहा है ना। हमने इसी में ना देखा है कि भेदभाव नहीं करना है नियुक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार, है ना, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो बताइए इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? यह है आपका भारत 1892। हाँ, भारत परिषद अधिनियम 1892, है ना। क्यों? क्योंकि 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में विधान परिषद का जो कार्य था ना, उसमें वृद्धि कर दिया गया था और बजट पर बहस करने की शक्ति दिया गया था, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। बस कोई बजट हो रहा है तो उस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन आप मतदान नहीं कर सकते। हाँ, इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर आप कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का बिल्कुल अधिकार नहीं दिया गया। 6 दिन पहले प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? आप चॉइस है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चम्स्फोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। आप लोगों ने क्या मारा इसमें? 1909। बिल्कुल, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो ये क्या है? ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है? देखिए, इसके तहत ना जो मुस्लिम लोग थे, मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, वही कह रहा है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत पर 4 ऑप्शन में से देखिए कौन होगा उत्तर? बिल्कुल सही जवाब। देखिए, वहां पर हमने कलकत्ता में देखा था कि 1773 के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन अभी क्या है? संघीय न्यायालय की स्थापना। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 1935 के तहत आया है। 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुआ है, और इतना ही नहीं, इसी के तहत, है ना, अपने भारत में केंद्रीय बैंक की भी स्थापना हुई है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये 1935 का अधिनियम है ना। लेकिन अगर स्थापना कब हुआ, तो इस केंद्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ है 1937 में, भी याद रखना है। अधिनियम था 1935 वाला, लेकिन स्थापना है 1937 में। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, ये जो 1935 वाला जो अधिनियम है ना, बड़ी मतलब बहुत अच्छा है। अपने संविधान का लगभग हिस्सा समझिए ना, कर 80% हिस्सा जो है इसी 1935 के अधिनियम से ही कानून लिया गया है, जो अभी भी चल रहा है भारत में। चलिए, हाँ, यह देखिए क्वेश्चन आ भी गया। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अभी तुरंत बोले हैं, यहाँ स्थापना है, अधिनियम ना पूछ रहा है। तो 1937 ना कहिएगा। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में होता है, लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1935 वाला।
अगला है केंद्र क्या 1937 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। केंद्र में द्वैध शासन देखिए वो प्रांत में है, आपने जो कहा वो प्रांत में है, ठीक है। केंद्र में 1935 में आता है, ठीक है। अपने केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब है, किस अधिनियम के अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन है, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है और उसे केंद्र में लागू कर दिया जाता है। जबकि केंद्र में प्रांत में कब लागू हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में यह द्वैध शासन प्रांत में 1919 के तहत, जबकि केंद्र में 1935 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? फिर से क्वेश्चन आ गया, बताइए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, और किसको समाप्त कर दिया गया था? प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। तो सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सही होगा। दूसरा में देखते हैं मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। सही है कि गलती? गलती है। ये 1909 का अधिनियम लाया था। मुसलमानों के लिए जो अलग निर्वाचक मंडल की मांग 1909 के अधिनियम कर दिया था। मार्ले मिनटों में सुधारना। हाँ तो ये गलत है। तीसरा देखिए केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपका सी नंबर जो है बिल्कुल सही है, 1 और 3, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें बताइए। साइमन कमीशन। भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतीय स्वायत्तता किसने शुरू की? भारत सरकार अधिनियम 1919। अभी तुरंत न बताएं कि प्रांत में द्वैध शासन लाया, यानी कि प्रांतों में भी कुछ अधिकार होना चाहिए, कुछ ढंग से काम होना चाहिए। तो ये 1919 के ही अधिनियम लेकर के आता है आपके सामने, ठीक है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। अब बताइए कौन सा अधिनियम के तहत हो जाएगा? 1919 बिल्कुल सही जवाब है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था, वो भी कहाँ पे? प्रांत में। और केंद्र में कब हुआ था? बस ऐसे याद रख लेते जाना है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? फिर से ऑप्शन बताइए। बताइए। 1919 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई है। उसके बाद है और क्या कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है ना। और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही, 1 या 2, 1 और 2 दोनों। नहीं, केवल 2 सही है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का है ना, रिजर्व सीटों का प्रावधान किया गया है ना।
चलिए और सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में अब बात आ रहा है तो 1933 तो याद ही हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, है ना, जो भारत में होनी थी, ये 1919 में ही आ गया था। उसके अलावा भारतीय सिविल सेवा में 1941 से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। तो ये दोनों के दोनों सही है, ठीक है। हाँ, हम लोग 1853 याद किए। 1853 में क्या किया गया था, प्रावधान कर दिया गया था कि सिविल सेवा का एग्जाम कहाँ, सिविल सेवा का जो खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, है ना। हाँ, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का, भारतीय सिविल सेवा का एक अलग परीक्षा होना चाहिए। 1853 तक क्या था कि भारत में हो और उस समय सबके साथ में होता था एग्जाम, लेकिन 1919 में कहा कि नहीं, भारत के लिए एक अलग से परीक्षा होना चाहिए। और 1941 में देखा गया कि भारत जो है सिविल सेवा के परीक्षा में भारतीय लोग अधिक मात्रा में आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों सही हो रहा है ना, गलती हो रहा है सबके? चलिए ठीक है, सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937, 1945। इसमें सही उत्तर को चुनिए, कौन होगा? 1926 और 1945, ए और सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1923, 1934, 1945 या 1947? 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? 1945 में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करती है किसके तहत? 1919, 1935, 1909 या 1947? 1935 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है ना। इसके बारे में कुछ और भी सुन लीजिए। ब्रिटिश भारत के में गवर्नर जनरल को 1861 में हम देखे थे, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस था ना, जो अधिकार ले लिया था 1861 में जो आया था। सॉरी, नहीं वो दूसरा था। हाँ, वो 1784 में आया था कॉर्नवालिस, वो शक्ति लिया था। तो कहने का ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो गवर्नर जनरल है उसको 1861 से ही बिना विधान परिषद की अनुमति के भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति था। फिर भी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को ना अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह 1935 के द्वारा मिला है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो 127 के तहत उसे यह शक्ति मिला है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करेगा तो हाँ, और अधिनियम को कहेगा तो 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इनमें से कौन सही होगा? हाँ, 1935 के द्वारा। ठीक है,
संवैधानिक निरंकुशता का जो सिद्धांत है यह 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रवृत्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? केंद्र का एक अलग शक्ति होता है ना, राज्य का एक अलग शक्ति हो, राज्य के पास अपना शक्ति है, दोनों अपना अपना शक्ति का इस्तेमाल करके केंद्र में और राज्य में शासन चलाता है। तो बताइए यह किसके तहत है, किसमें इसका उल्लेख है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? 1935 में, ठीक है। आज भी यह चल रहा है। लगभग 100 शक्ति जो है केंद्र के पास में है, 60-61 अपने नीतीश जी के पास में है, और बाकी एक और सूची होता है समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, उसमें दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। किसी कानून पे अगर झगड़ा हो जाता है तो केंद्र की बात माननी होगी नीतीश जी को ना, यह बात ना है। अब चलिए देखिए, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं है, यानी कि 1935 का इसमें से कौन विशेषता नहीं है वही हमें बताना है। पहला देख रहा है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था, तो बिल्कुल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ, हाँ महासंघ का इसी में बताया गया था कि भारत जो है हाँ अलग अलग राज्यों का एक संघ है, ये इसी में बताया गया था 1935 में। उसके बाद अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। क्या बोल रहे हैं? और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो यहाँ पर हम डी नंबर भी बिल्कुल सही देख रहे हैं कि 1935 में ही प्रांतीय को समाप्त कर दिया गया था और केंद्र वाला द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ये बिल्कुल था। लेकिन जो अवशिष्ट विषय था उसे प्रांतीय विधायकों को नहीं देगा, है ना। हमने अभी तुरंत कहा जो भी अवशिष्ट होता है वो केंद्र के पास में चला जाता है, ठीक है। बचा हुआ किसके पास में होता है? केंद्र के पास में, ना कि प्रांत के पास में। तो यह आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। कौन सा गलत है भैया? बी नंबर गलत है। डी फॉर डॉग। डॉग याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर थोड़ा सा घिसा हुआ, आप लोग देख पाए हैं? एक इसमें है, सुन लीजिए, इसमें है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया था? तो 1935 से है। 20 नंबर भी इसी चला गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में है? अभी तुरंत 1905, अभी तुरंत जैसे अखिल भारतीय महासंघ की बात आए तो हमें याद रखना है कौन? 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया? कौन सा अधिनियम के तहत? बिल्कुल 1935 के अधिनियम के द्वारा, है ना। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, ठीक है। और फिर और भी देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान फिर आ गया, तो फिर से वही जवाब होना चाहिए। कौन सा? भैया ये कोई कॉपी वाला है शायद, मेरे ख्याल से। भारत सरकार अधिनियम 1935। एक मिनट, क्वेश्चन किधर है? ये कॉपी वाला ही वापस रिपीट हो रहा है भैया, वो फोटो था और ये प्रिंट थी, ये पीडीएफ है। अच्छा चलिए, हाँ चलिए देखिए 21 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की है? बस रिपीटेड क्वेश्चन है, देख 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको मिला होगा? संघ को या प्रांत को?
बस दो ही में से बता दीजिए। हाँ, केंद्र को एक राष्ट्रपति का भी की तरह अभिनव समय व्यक्ति था जिसका नाम था गवर्नर जनरल। हाँ, तो जो अवशिष्ट जो भी शक्ति है, अवशेष शक्ति है, वह गवर्नर जनरल को मिल जाता था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना। इसमें कौन सही है? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में। हाँ, बिल्कुल। भारत शासन अधिनियम 1935 में जो स्वीकार किया था वो देश के लिए एक लिखित संविधान, इसी में हाँ, यह बात उसमें नहीं था। ठीक है, हाँ, बाकी एक संघ की योजना पर विचार था। ए नंबर ऑप्शन है जो सही नहीं है। बाकी हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं देख रहे हैं? तो वही ना बात हो रहा है। देखिए, भारत शासन, सुनिए, ये जो इसमें कहा क्या रहा है कि ये 1935 का जो अधिनियम था उसमें क्या इसमें से उल्लेखित नहीं है, तो उसमें लिखित संविधान के बारे में चर्चा नहीं था। बात समझ आया? नहीं था। हाँ, बाकी जो भी बातें लिखा हुआ है वो सब उसमें है। तो कहेंगे कि लिखित संविधान का चर्चा कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन जो आया था, है ना, क्रिप्स मिशन वाले में चर्चा है लिखित संविधान के लिए, बाकी अन्य में नहीं है। बाकी अन्य में यही जो विधानमंडल की चर्चा है, एक संघ की योजना पर विचार किया जाएगा, इसकी चर्चा है, और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा, इसकी चर्चा 1935 के अधिनियम में है। बात समझे? ऑप्शन नंबर ए बताए ना। हाँ, अब आगे देखिए क्या नंबर। इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ, उसका 1935 था। 22 का बताया सी नंबर। 22 में सी नंबर और 23 में नंबर हो गया। उसके बाद आप 24 में आइए। ये क्या करा? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है या इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली? हमने इसका आंसर पहले ही बता दिया, बताइए कौन होगा? ए है, दोनों में से आंसर है ए नंबर, बिल्कुल। क्योंकि हमने क्या देखा, लगभग 80% हिस्सा जो है इसी से भी चल रहा है अपने संविधान का। यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन्हें डीजे चल रहा है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? अब यहाँ देखिए, बर्मा जो म्यांमार जो कहते हैं ना, हाँ, म्यांमार, वह बताइए कौन से अधिनियम के तहत अलग हुआ? पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में हुआ था। 1947 में होता था, नाम नहीं चलता। देखिए 1935 में, ये 1935 में ही अधिनियम में आ गया था कि बर्मा को भारत से अलग कर देना है ना। और अधिनियम तो 1935 था, लेकिन 1937 में इसको अलग किया गया भारत से। देखिए कितना भारत को अंग्रेजवा से तोड़ दिया था। 1937 में जो है तोड़ दिया इसको, भारत को। पाकिस्तानों के तोड़वा दिया, बर्मों के तोड़वा दिया, बांग्लादेश तो तोड़ ही दिया। चलिए, इतना ही क्वेश्चन था आपका।
फिर आज जो रिवीजन करने के लिए भेजे हुए हैं हाँ भैया, तो उससे भी देखना है। और उस पर कल फिर क्वेश्चन ऐसे ही भेज देंगे, शाम में भेज देंगे 7 बजे करीब में, और आप लोग बनाइएगा। ओके